13 जून 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में टर्नल रोड C13 के रहने वाले किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनके पड़ोस के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि हमने उस घर पर जाकर देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ है और बदबू ऐसी खतरनाक है कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। उसने बताया कि जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उन लोगों को लगा कि शायद घर में कोई ना कोई तो जरूर है। उन्होंने दरवाजे को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि आप एक बार आकर चेक कर लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही देहरादून पुलिस तुरंत क्लेमेंट टाउन के उस घर पर पहुंची। उस समय वहां पर पड़ोस के कुछ लोग भी बाहर खड़े थे। जिस घर से बदबू आ रही थी, उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहीं पर मौजूद थे। मकान मालिक सुहेल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहां पर घर के अंदर जाने के 2 दरवाजे थे, लेकिन मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था और दूसरा दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। अच्छी बात ये थी कि उनमें से एक दरवाजे पर जाली लगी थी और शायद इसी जाली की वजह से ये बदबू बाहर आ रही थी, क्योंकि अगर नॉर्मल दरवाजा होता तो किसी को पता नहीं चलता। पुलिस जाली वाले दरवाजे को काटती है और घर के अंदर पहुंच जाती है। कुछ पड़ोसी भी अंदर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर बेडरूम का मंजर इतना भयानक था जिसे देखकर पुलिस भी सहम गई और वहां पर मौजूद पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। कमरे के अंदर फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं और देखने से लग रहा था कि उनमें से एक शव किसी पुरुष का और दूसरा किसी महिला का है। उन शवों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई दिनों से वहां पर पड़े हों। उनके नाक और गले से काफी खून निकला हुआ था, जो पूरे फर्श पर फैला था और अब सूखकर काला पड़ चुका था। उन लाशों के ऊपर कीड़े भी रेंग रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर उन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा था। जब पुलिस ने उस बच्चे को चेक किया तो पता चला कि वो अभी जिंदा है और उसको देखने से लगा कि शायद बच्चे को पैदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे की उम्र 1 हफ्ता होगी। कहीं ना कहीं ये बच्चा उन्हीं मरने वालों का था और इसका मतलब था कि जब से उनकी मृत्यु हुई तब से ये बच्चा भूखा प्यासा उस बदबू के बीच पड़ा हुआ था। अब उस बच्चे का शरीर पीला पड़ चुका था और उसके ऊपर भी कीड़े रेंग रहे थे। पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाया और वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है। वो वहां पहुंचकर सबूत जुटाने में लग जाते हैं। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चलता है कि ऊपर का कमरा उन्होंने अनम और काशिफ नाम के कपल को किराए पर दिया था और जब किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके इस घटना की सूचना दी थी, इत्तेफाक से उसी समय एक महिला भी कुछ लोगों के साथ क्लेमेंट टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसने बताया था उसके पति 10 जून से फोन नहीं उठा रहे, जबकि वो लगातार उनको फोन कर रही थी और फिर 12 जून से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। 13 जून को चिंतित होकर महिला पुलिस स्टेशन आती है और बताती है कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन कई दिनों से पति से बात न होने के कारण वो महिला गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए देहरादून आई थी, क्योंकि उनका पति देहरादून में ही काम करता था और वहीं रहता भी था। इधर काशिफ और अनम की बात करें तो उनके घर में किसी तीसरे इंसान के आने की आशंका नहीं लग रही थी, क्योंकि घर में सारा सामान अपनी जगह पर ठीक रखा हुआ था, यानी कुछ भी गायब नहीं हुआ था। साथ ही एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था और दूसरे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिससे लग रहा था कि शायद उन्होंने एक दरवाजे को परमानेंटली बंद किया था और दूसरे दरवाजे से वो आते जाते रहे होंगे। लेकिन अब सवाल ये था कि वो लोग बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, जबकि उन्हें तो ताला अंदर से लगाना चाहिए। पहले तो पुलिस को लगा कि कपल ने शायद खुद अपनी जान ले ली है,
लेकिन फिर पुलिस को लगा कि कोई इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर क्यों मारेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो अक्सर फंदे से लटक कर करता है। यही चीज पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां एक हफ्ते का बच्चा भी जिंदा पड़ा हुआ मिला था। अगर उन्होंने ऐसा किया भी था तो बच्चे को तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया, और अगर यहाँ कत्ल हुआ था तो फिर जरूर कोई ना कोई यहाँ आया होगा। लेकिन जब हत्या हुई थी तो जाहिर सी बात है उस समय मरने वालों ने विरोध भी किया होगा, चीखे चिल्लाए होंगे। तो फिर किसी पड़ोसी ने उन आवाजों को क्यों नहीं सुना, और किसी ने किसी को आते जाते भी नहीं देखा। पुलिस के मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, क्योंकि आगे की जांच के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर ये मौत हुई कैसे। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि काशिफ और अनम इस घटना से 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। उस दौरान अनम प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो दोनों 8 जून को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहाँ पर अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया, और 10 जून को वो लोग घर वापस आ गए। मकान मालिक ने बताया कि उसके बाद से ये लोग घर से बाहर कभी निकले ही नहीं। पोस्टमार्टम से भी कुछ खास पता नहीं चल पाया, क्योंकि लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मौत का सही कारण पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने मरने वालों के घर वालों का पता लगाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि मरने वालों के बारे में अब उनसे ही पता चल सकता था। पूछताछ करने पर पता चला कि काशिफ का घर सहारन, साथ ही ये भी पता चला कि एक और पत्नी है, यानी उसकी पहले से ही एक शादी हो चुकी थी और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम था नुसरत और काशिफ का भी एक बेटा था। अब ये सारी बातें पता चलते ही पुलिस के निशाने पर काशिफ की पहली पत्नी नुसरत आ जाती है। हो सकता था शायद वो अपने पति की दूसरी शादी से खुश ना हो, इसलिए उसने उसकी हत्या करवा दी हो, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ भी है। धीरे धीरे सुराग मिलते रहे, और फिर घटना के 2 दिन बाद जब नुसरत के बारे में पता चला तो पुलिस की एक टीम देहरादून से सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। नुसरत अपने ससुराल यानी काशिफ के घर पर ही थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नुसरत से पूछताछ की। नुसरत ने बताया कि उसका अपने पति से दूसरी शादी को लेकर कोई विवाद नहीं था, यानी दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच अच्छे संबंध थे। नुसरत ने बताया कि उनकी हर रोज फोन पर बात होती थी, लेकिन अचानक 10 जून के बाद काशिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया, और फिर 12 जून को उसका फोन स्विच ऑफ भी हो गया, जिसकी वजह से नुसरत ने 13 जून को खुद अपने पति की गुमशुदगी को लेकर देहरादून में रिपोर्ट भी कराई थी। पुलिस ने कॉन्फर्मेशन के लिए थाने में चेक करवाया तो पता चला कि सच में नुसरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बाद उसके कॉल डिटेल्स भी देखी गई। गहरी छानबीन करने पर पता चला कि नुसरत के सारे बयान सही हैं, यानी पहले भी उसकी अपने पति से हर रोज बात होती थी, और उसने अपने पति को फोन न उठाने की वजह से कई बार कॉल किया था। काशिफ के पिता मोहसिन का भी यही कहना था कि उनकी बहू अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों का तो एक बेटा भी है। पति के कत्ल के बाद अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए वही कमाने वाला था। काशिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था और देहरादून में काम करता था। पूछताछ और छानबीन करने के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी और उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब पुलिस काशिफ के पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। वो ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर काशिफ की जिंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, या फिर किसी से उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। घर वालों और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि काशिफ ने काफी पैसे उधार लिए हुए थे, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए काशिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली और खुद भी अपनी जान दे दी, लेकिन प्यार और लगाव के कारण बच्चे को मारने की हिम्मत वो ना जुटा पाया हो। और ये भी हो सकता है कि जिससे उसने कर्ज लिया था उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कर्ज देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो काशिफ का कत्ल करता तो उसका पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती। और जब पुलिस को सुराग नहीं मिला तो पुलिस वापस देहरादून नाकाम लौट आई। इसके बाद पुलिस ने काशिफ और अनम के फोन की सीडीआर निकलवाई। उनकी कॉल डिटेल को भी चेक किया गया, लेकिन उससे भी कुछ हाथ नहीं आया। उनके फोन में जितने भी नंबर थे सभी जानने वालों के थे।
इसी दौरान एक खुशखबरी मिलती है। मृतकों का बच्चा हॉस्पिटल में रिकवर कर गया और अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत बहुत खराब थी। हालांकि बच्चा अपने टाइम से पैदा हुआ था और बिल्कुल स्वस्थ था, उसका वजन भी ठीक था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती तो शायद इसकी भी अपने माता पिता की तरह मौत हो जाती। इधर पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी और कत्ल के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने क्लेमेंट टाउन के वारदात वाले इलाके में घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन सभी को खंगालना शुरू किया। वैसे तो घर के आसपास कोई कैमरा नहीं था, लेकिन एक कैमरा मेन रोड पर लगा हुआ था और पुलिस को जांच में इतना तो पता चल ही गया था कि ये कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच में ही किए गए हैं। तभी तो उन दोनों लाशों की इतनी बुरी हालत थी। अब पुलिस 10 जून से आगे की सारी फुटेज निकालती है और चेक करती है कि दिन में तो उस इलाके में लोगों की चहल पहल होती है, इसलिए कोई भी उस समय हत्या करके वहां से भाग नहीं सकता। लेकिन 10 जून की रात में भी पुलिस को कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आता। इसके बाद पुलिस ने 11 जून के फुटेज देखे, लेकिन 11 तारीख को भी कोई नहीं दिखाई दिया। अब पुलिस निराश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस को 10 जून से लेकर 13 जून तक के सभी फुटेज देखने थे। ही देखते 13 जून की सुबह में एक hyundai कार पुलिस को काशिफ और अनम के घर आती हुई दिखाई देती है। बाद उन्होंने सभी पड़ोसियों से पूछा, क्या आपके यहाँ कोई जानने वाला आया था जिसके पास वो hyundai कार हो सकती है? लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया कि उनके यहाँ कोई भी hyundai कार में नहीं आया था। पुलिस को समझ आ गया था कि इन हत्याओं में इस कार का कोई न कोई रोल जरूर है। पुलिस वाले इस गाड़ी को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं तो कैमरे में उस कार का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस इस नंबर के जरिए कार के मालिक के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि कार के ओनर का नाम है अशफत। साथ ही पुलिस को उसका एड्रेस भी मिल जाता है। काशिफ के घर वालों ने बताया कि अशफत तो काशिफ का दोस्त है। इसके बाद पुलिस अशफत के पास पहुंचती है और उससे कार के बारे में पूछती है। उसने बताया कि 13 जून को उसकी कार शहबाज नाम के एक लड़के के पास थी, लेकिन उस रात वो वहां गया था। इसके बारे में अशफत को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने काशिफ के दोस्त अशफत से पूछा कि वो शहबाज कौन है। उसने बताया कि शहबाज अनम का बड़ा भाई है। पुलिस ये बात सुनकर हैरान रह गई। भला अनम का भाई इस इलाके में इतनी रात को क्यों आया था? साथ ही पुलिस के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि जिसकी वो तलाश कर रहे हैं कहीं वो अनम का भाई शहबाज ही तो नहीं। लेकिन अब सवाल था कि वो अपनी बहन और जीजा को कत्ल क्यों करेगा। इसी दौरान पुलिस को अनम के मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें अनम कह रही थी कि उसका भाई उसे और उसके पति काशिफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा है और वो उन्हें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए उन दोनों को अपनी जान का खतरा है। अनम रोते हुए ये सारी बातें बोल रही थी। वीडियो देखने के बाद ये साफ हो गया था कि इस कांड में शहबाज का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस शहबाज के मोबाइल की सीडीआर निकालती है। उससे पता चला कि 10 जून की रात को शहबाज ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था और फिर उसका फोन 11 जून की सुबह को ऑन हुआ। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा तो अक्सर लोग करते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले लोग हर रात को करते हैं, मगर शहबाज से पहले उसने कभी ऐसा किया ना इसके बाद। ये चीज शहबाज को शक के घेरे में ला रही थी। साथ ही ये भी पता चला कि 13 जून को उसकी लोकेशन क्लेमेंट टाउन में ही थी और 10 जून को भी फोन स्विच ऑफ होने से पहले वो अपनी बहन के किराए वाले घर पर ही था। लेकिन जब उसका फोन ऑन हुआ तो वो कहीं और था। इधर जब इस हत्या में शहबाज का नाम आया तो काशिफ के पिता ने क्लेमेंट टाउन जाकर शहबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उनके बेटे और बहू की हत्या के पीछे शहबाज का ही हाथ है, क्योंकि अनम का मायका और ससुराल दोनों सहारनपुर थे और उनका गांव भी एक ही था। इसलिए पुलिस फिर पहले सहारनपुर आई है और शहबाज को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद शहबाज को देहरादून ले जाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन शहबाज अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार देता है। वो कहता है कि भला वो अपनी बहन और जीजा की हत्या क्यों करेगा। अपनी बहन को तो ये मार नहीं सकता और अपने जीजा को मारकर वो अपनी बहन को विधवा भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास भी कई ठोस सबूत थे।
इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शहबाज के उस समय की लोकेशन, उसके फोन का स्विच ऑफ होना, अशफत का बयान जिससे शहबाज ने उस दिन कार मांगी थी, ये सारी चीजें पुलिस ने शहबाज के सामने रखी और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की। वो जल्दी ही टूट गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि अपनी बहन अनम और काशिफ की हत्या उसी ने की है और उनके बच्चे को जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस बच्चे का जन्म 9 जून को ही हुआ था। उसने सोचा कि बच्चा छोटा है, भूखा रहने से तो वो खुद ही मर जाएगा। दरअसल शहबाज और काशिफ दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और वो दोनों दोस्त भी थे। फिर काशिफ ने शहबाज की बहन अनम से शादी कर ली, जिसके बाद दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। इतना ही नहीं, शहबाज को देहरादून भी काशिफ ने ही घूमने के लिए बुलाया था और वो लोग घूमने के लिए जाते थे। शहबाज के दिल में तो पहले से ही काशिफ के प्रति बहुत गुस्सा था। शहबाज ने सोचा था कि वो देवभूमि में ही काशिफ का खेल खत्म कर देगा, लेकिन वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जिसकी वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। घूमने फिरने के बाद वो दोनों वापस क्लेमेंट टाउन में अपने घर चले आते हैं। इसके बाद 10 जून तक शहबाज अपने जीजा काशिफ और बहन के साथ किराए के घर में ही रहता है। 10 जून की रात को जब सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, तो देर रात शहबाज उठता है। वो किचन में आता है और वहां से चाकू लेकर आता है, क्योंकि 9 जून को अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए दोनों पति पत्नी उस दिन हॉस्पिटल में थे तो काफी थके हुए थे, जिसकी वजह से 10 जून की रात को वो लोग गहरी नींद में सो गए। शहबाज चाकू लेकर अपनी बहन के बेडरूम में गया और वहां सो रहे अपने दोस्त काशिफ का गला चाकू से रेत दिया। काशिफ उसका विरोध करने की कोशिश करता है, वो चीखने की भी कोशिश करता है, लेकिन शहबाज ने उसके शरीर पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, जिससे काशिफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच उसकी बहन अनम की भी नींद खुल गई और उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई के हाथों अपने पति को मरते हुए देखा। वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहबाज यहाँ पर भी नहीं रुका। काशिफ को मौत के घाट उतारने के बाद शहबाज ने अपनी बहन को भी आसानी से काबू कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले अनम लेबर पेन में थी, इसलिए अभी वो काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से शहबाज ने उसको आसानी से दबोच लिया और फिर गला दबाकर अनम को भी खत्म कर दिया। इसी दौरान वो दोनों पति पत्नी बेड से नीचे फर्श पर गिर गए। उन दोनों को खत्म करने के बाद शहबाज ने खुद को अच्छी तरह से साफ किया और फिर एक दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाकर और दूसरे को बाहर से ताला लगाकर चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन घटना वाली रात शहबाज किसी भी कैमरे में जाते हुए नहीं दिखा और फिर कई दिन बाद यानी 13 जून की सुबह वो अपने दोस्त अशफत की कार लेकर दोबारा अपनी बहन के घर आया और ठीक उसी समय वो कार कैमरे में कैद हो गई थी। खैर, शहबाज बहन के घर पर आता है और ताला खोलकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वहां का दृश्य देखकर उसके होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि पूरे बेडरूम में खून ही खून फैला हुआ था, जो पूरी तरह सूख चुका था। साथ ही उन लाशों से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। शहबाज ने सोचा कि वो उन दोनों शवों को गाड़ी में ले जाएगा और किसी दूसरी जगह ठिकाने लगा देगा, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा और इतनी खतरनाक थी कि वो उनके पास भी नहीं जा पाया। सबसे दुखद बात ये थी कि वो मासूम बच्चा भी उस कमरे में बेड पर यूं ही पड़ा था। इसके बाद शहबाज ने उन लोगों को ठिकाने लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया और ताला लगाकर कार से वापस अपने घर चला गया। शहबाज ने तो ये बता दिया था कि उसने ही काशिफ और अनम का कत्ल किया था और ये भी कि उसने उन्हें किस तरह से मारा, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन, जिसको माँ बनी सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ था, उसको इतनी बेरहमी से क्यों खत्म कर दिया। साथ ही उसने अपने जीजा को भी मौत के घाट उतार दिया और उनके 2 दिन के मासूम भांजे को वो वहां पर तड़पने के लिए क्यों छोड़ गया। पूछताछ के दौरान शहबाज ने बताया कि 8 साल पहले उसके पिता की मौत हाइड्रा के नीचे दबकर हुई थी और उस हाइड्रा को काशिफ का भाई चला रहा था। शहबाज का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर उसके पिता को मारा था, क्योंकि उस समय वो छोटा था तो वो बदला नहीं ले सका। फिर इस घटना से 1 साल पहले शहबाज किसी लड़की से दुष्कर्म के मामले में जेल चला गया था और इसी बीच काशिफ और उसकी बहन अनम ने घर से भागकर शादी कर ली और जब वो जेल से बाहर आया तो गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इन सब चीजों ने शहबाज के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर दिया था।
वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था क्योंकि इन सब का जिम्मेदार वो काशिफ को मानता था। पहले तो उसने अपनी बहन और काशिफ को धमकियां देनी शुरू की, जिस कारण अनम ने वो वीडियो बनाई थी। और फिर बदला लेने के लिए उसने काशिफ से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और 10 जून को काशिफ ने ही उसे उत्तरकाशी चलने के लिए बुलाया था। वहाँ काशिफ ने मैगी बनाई और वो तीनों उसे खाने के बाद सो गए। लेकिन शहबाज नहीं सोया। उसने रात में किचन से चाकू उठाया और काशिफ का सोते हुए गला रेत दिया। अनम की आंख खुली तो उसने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन शहबाज ने गला दबाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। शहबाज ने बताया कि जब उसने काशिफ का गला रेता था तो खून का फुव्वारा छूट गया था और कुछ धब्बे दीवार पर भी लगे थे, जिन्हें उसने कपड़े से साफ कर दिया। लेकिन हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू उसने अपनी जेब में रख लिया था और फिर उसे ले जाकर एक जंगल में फेंक दिया। शहबाज अकेला होने के कारण उस दिन शवों को ठिकाने नहीं लगा सका था और उसे लगा अगर किसी ने बच्चे के रोने की आवाज सुन ली तो मामला खुल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जब कई दिन बीतने के बाद भी वहां से कोई खबर नहीं आई तो 12 जून की रात उसने अपने दोस्त की कार लेकर फिर से देहरादून में काशिफ के घर पहुंचने का फैसला किया। इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाया। उधर अनम और काशिफ का बच्चा जो कि हॉस्पिटल में था अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और 23 जून को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चा उसके दादा दादी यानी काशिफ के माँ बाप को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने शहबाज के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट दायर करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया। वहां उसे जेल में भेज दिया गया। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो शहबाज अभी जेल में है और ये केस अभी भी सेशन कोर्ट में चल रहा है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।